हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है विवेक मौर्य और जीनियस 40 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और इस्तकबाल। मित्रों, इस वीडियो में हम लोग वैदिक सभ्यता के अंतर्गत भाग 4 में वेदांग की चर्चा करेंगे। वेदांग एवं पुराण को इस वीडियो में हम लोग विस्तार से समझेंगे। आइए मित्रों, देर न करते हुए शुरू करते हैं। मित्रों, वेदांग वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। लिखते हैं पहले वेदांग। वेदांगों की रचना वेदों को भली भांति समझने के लिए इसकी आवश्यकता या उपयोगिता क्या है? वेदों को भली भांति समझने के लिए, वेदों को भली भांति समझने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट मित्रों, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। वेदांगों की संख्या 6, जिसमें शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद आते हैं। ठीक है। बात करेंगे 6 की। शिक्षा पहला, संबंध, शिक्षा का संबंध शिक्षा शास्त्र से। आपसे परीक्षा में 2 चीजें पूछा जाता है, संबंध पूछा जाएगा, ठीक है, और उसकी उपाधियां भी पूछी जाती है, शिक्षा शास्त्र। ठीक है। और इसको जो उपाधि या संज्ञा प्राप्त हुई है मित्रों, वेदांग में शिक्षा को जो उपाधि मिली है उसे वेदों का मस्तिष्क या उच्चारण का विज्ञान माना गया है। इसे यानी शिक्षा को वेदों का मस्तिष्क, वेदों का मस्तिष्क माना गया है या फिर उच्चारण का विज्ञान भी माना गया है। तो ब्रैकेट में लिख देते हैं उच्चारण का विज्ञान। ठीक है। नेक्स्ट, शिक्षा के बाद दूसरा है ज्योतिष। शिक्षा के बाद ज्योतिष। तीसरा है कल्प। चौथा है व्याकरण। व्याकरण के बाद पांचवा है निरुक्त। और छठा है छंद। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त एवं छंद, ये संख्या क्या है? 6। ये क्या कहलाते हैं? ये क्या है? वेदांग। ठीक है। ये सारी चीज क्या है? ये सारी चीज क्या है? वेदांग है। मित्रों, एक एक को बातों समझेंगे। शिक्षा का संबंध शिक्षा शास्त्र से, और शिक्षा शास्त्र को यानी शिक्षा जैसे वेदांग को वेदों का मस्तिष्क माना गया है। जबकि ज्योतिष का संबंध खगोल से, खगोल विज्ञान, खगोल शास्त्र भी कह सकते हैं, खगोल विज्ञान भी कह सकते हैं। खगोल विज्ञान, जिसे उपाधि या संज्ञा आप कुछ भी कह सकते हैं, जो मिला वेदों का आंखें कहा गया है। इसे वेदों की आंखें कहा गया है। वेदों की आंखें किसे कहा गया है? तो ज्योतिष वेदांग को कहा गया। इसके बाद है कल्प। कल्प का संबंध कल्प शास्त्र से है। इसका संबंध किससे भैया? कल्प शास्त्र से, कल्प शास्त्र से। और इसको जो उपाधि प्राप्त हुई है, उपाधि या फिर संज्ञा, तो कर्म कांड,
कर्मकांड पर आधारित भी कह सकते हैं, कर्मकांड का प्रतिपादन भी कह सकते हैं। कर्मकांड का प्रतिपादन, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्याकरण। व्याकरण जो वेदांग है मित्रों, उसका संबंध व्याकरण विद्या से है। व्याकरण का संबंध व्याकरण विद्या, ठीक है, किससे? व्याकरण विद्या से। और इसे जो उपाधि प्राप्त हुई है, इसे व्याकरण, जैसे वेदांग को वेदों का मुख कहा गया, वेदों का मुख कहा गया है, ठीक है। इसके बाद निरुक्त। निरुक्त का संबंध निरुक्त शास्त्र से है, संबंध निरुक्त शास्त्र से। और जो उपाधि प्राप्त हुई है मित्रों, उपाधि प्राप्त हुई है, इसे वेदों का कान कहा गया है। वेदों का कान। मित्रों, वेदों का कान किस वेदांग को कहा गया? तो आपका उत्तर आना चाहिए निरुक्त का। इसके बाद अंतिम में छंद। संबंध छठा जो हमारा वेदांग है वो है छंद, और छंद का जो संबंध है मित्रों, वो छंद शास्त्र से है। छंद शास्त्र से। मित्रों, जो इसके बारे में जो संज्ञा प्राप्त हुई है, वेद मंत्रों का सही सही उच्चारण। संबंध के बाद वेद मंत्रों का सही उच्चारण करता। सही उच्चारण करता माना गया, यानी इसको ये उपाधि प्राप्त हुई। एक बार पूरा देखें मित्रों, वेदांग। वेदांग की संख्या कितनी? 6 है। आवश्यकता या उपयोगिता, वेदों को भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई, जिसकी संख्या 6 है। शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। शिक्षा का संबंध जो है वो शिक्षा शास्त्र से है, जो उपाधि के रूप में वेदों का मस्तिष्क कहा गया है, या उच्चारण का विज्ञान भी कहा गया है। दूसरा है ज्योतिष। ज्योतिष का संबंध मित्रों खगोल विज्ञान से है, जिसकी उपाधि वेदों की आंखें कहा गया है। इसके बाद छठा हमारा है कल्प वेदांग, जिसका संबंध कल्प शास्त्र से है। इसकी उपाधि कर्मकांड का प्रतिपादन कहा गया है। और इसके बाद जो चौथा है वेदांग, वो है व्याकरण। व्याकरण का संबंध व्याकरण विद्या से है, जिसको अगर उपाधि के रूप में वेदों का मुख माना गया है। और इसके बाद जो पांचवा हमारा वेदांग है वो कौन सा है? निरुक्त है, जिसका संबंध निरुक्त शास्त्र से है, जो उपाधि वेदों का कान कहा गया है। इसके बाद छंद है। छंद का संबंध, छंद वेदांग का जो संबंध है छंद शास्त्र से है, जो उपाधि के रूप में वेद मंत्रों का सही उच्चारण करता माना गया है। ठीक है मित्रों, आइए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं पुराण को। आप इसे नोट कर लें मित्रों। आप देखते हैं पुराण। पुराण क्या है? काफी बार सुने होंगे आप, काफी बार पढ़े भी हैं। पुराण, पुराणों की रचना किसके द्वारा की गई है? पहला प्रश्न तो आपसे यही बन सकता है। तो पुराणों की रचना, इसकी रचना महर्षि लोमहर्ष एवं उग्रसर्वा, महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रसर्वा के द्वारा इसकी रचना किया गया, तथा उग्र सर्वा द्वारा। पुराण की रचना महर्षि लोमहर्ष तथा उग्रसर्वा द्वारा किया गया था। पुराणों की संख्या कितनी है?
18। कुल समस्त पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। और मित्रों, इसको पुराण को जो उपाधि प्राप्त हुई है, पुराण को जो उपाधि मिली है मित्रों, यह पांचवा वेद के रूप में जाना जाता है। इसे पांचवा वेद कहा गया है। पांचवा वेद, आप इसको नोट कर लें। पांचवा वेद किसे कहा गया? पुराण को। समस्त 18 पुराण को पांचवा वेद भी कहा गया है। इनसे प्राचीन राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है। इससे प्राचीन राजवंशों जैसे मौर्य वंश, आंध्र सातवाहन वंश, गुप्त वंश इत्यादि, इस सारी चीजों की जानकारी प्राप्त हुई। इससे प्राचीन राजवंशों की जानकारी प्राप्त होती है, प्राप्त होती है। ठीक है मित्रों। नेक्स्ट, पुराण को बारे में एक बात, खास बात आप जानिए कि स्त्री एवं शूद्रों को, शूद्र शब्द का उल्लेख हुआ है यहाँ पर पुराण में, तो स्त्री एवं शूद्रों को वेद पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है, लेकिन वे वेदांग वे पुराण सुन सकते थे। को पुराण पढ़ने की अनुमति नहीं थी, परंतु वे पुराण सुन सकते थे, सुन सकते थे। ठीक है मित्रों, एक बात ध्यान दीजिए, बात हम आज की नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे वर्ष पहले की कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट, विष्णु पुराण से थोड़ा सा और पॉइंट आप समझिएगा। एक है हमारा विष्णु पुराण। ठीक है, विष्णु पुराण से मौर्य वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य वंश की जानकारी प्राप्त होती है। आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, मौर्य वंश की जानकारी किस पुराण से प्राप्त होती है? तो वो विष्णु पुराण है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला मत्स्य पुराण। मित्रों, मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश के बारे में जानकारी मिलती है। सातवाहन वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। और मत्स्य पुराण में है विष्णु के, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन है। 10 अवतारों का वर्णन है। किसमें? मत्स्य पुराण में। नेक्स्ट, वायु पुराण। वायु पुराण, ठीक है, ये थोड़े से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वायु पुराण से गुप्त वंश के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। गुप्त वंश की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। नेक्स्ट, एक बात और आप समझिएगा कि वायु पुराण में ही ऐसा कहा गया है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा 3 समुद्र का पानी पीता था। 3 समुद्र का पानी पीता था। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी सीमाएं 3 समुद्रों को स्पर्श करती थी। ठीक है। ये बात किसके बारे में है? ये सब पुराण से संबंधित है। मित्रों, बस इसके बाद हम
उपनिषद की चर्चा दूसरे वीडियो में करेंगे। मित्रों, यदि वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यदि हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।